एवरीवन। आज हम लोग शॉर्ट पीरियड्स गोल के बारे में जानेंगे। गोल्स को हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। मैंने आपको याद होगा पिछली लेक्चर्स में मैंने आपको कहा था कि जो गवर्नमेंट या जो भी कंट्री प्लानिंग करती है ना, वो दो टाइप की प्लानिंग करती है, लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड, जिसके बारे में मैंने इसको आपको पार्ट 3 में बताया था। लॉन्ग पीरियड के बारे में आप इसके पिछले लेक्चर्स पार्ट 3 में बताया था। आज की जो टाइटल है आपने देखा होगा, मैंने पार्ट 3 से बताया है। ठीक है, तो ये जो आज हम लोग पढ़ेंगे ये होगा शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और मैं आपको बता दूं, ये जो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, ये हर 5-5 साल में होते हैं। हर क्या होता है, 5 साल में, 5 ईयर प्लान, इसलिए से 5 ईयर प्लान कहते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे 1951 है या 1956 है, दोनों में 5 साल का गैप है। ठीक है, 1956, 1961 5 साल, 19, तो आप जितने भी साल यहाँ पे देखोगे ये 5-5 साल में हो रहे हैं। ठीक है, 5-5 साल का दोनों हर इसमें गैप है। अब आपको क्या होता है, आपको एग्जाम्स में पूछ देता है कि देखो, जैसे इंडिपेंडेंस सबसे पहले प्लान था हमारा 1951 को हम लोगों ने चालू किया था। ठीक है, तो आपको एग्जाम से पूछ सकता है कि 7th प्लान कौन से साल से चालू हुआ था और कौन से साल से खत्म हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ऐसे पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि आपको क्या करना है, इस प्लान के ऑब्जेक्टिव्स बताना है। तो इसके सब बातें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आप अभी डरिए मत, क्योंकि अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसको लर्न करने की। देखो, आपको यहाँ पे प्लान दे दिया गया है, ये सारे प्लान है, प्लान 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, और ये पीरियड मतलब वो कौन कौन से साल में चालू हुए, कौन कौन से साल में खत्म हुए। यहाँ पे मेरे को एक आइडिया है, यहाँ पे मैं आपके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो प्लान, यहाँ से वो प्लान खत्म हुआ था। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं 5-5 साल का गैप है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने फर्स्ट अप्रैल सब जगह यहाँ पे फर्स्ट अप्रैल आएगा, यहाँ पे फर्स्ट हर जगह 31 मार्च आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज यहाँ पे मैंने एरो बताया, फर्स्ट अप्रैल हर जगह फर्स्ट अप्रैल, यहाँ पे हर जगह 31 मार्च। ठीक है बच्चों, अब सबसे इजीएस्ट वे इसको लर्न करने का मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार पेंसिल से मार्क कर देना है। ठीक है, अब ठीक, अब यहाँ पे 1 मिनट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बच्चों यहाँ पे आप क्या कर दो, ट्रिक लिख दो, ट्रिक, इसको लर्न करने के लिए ट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने बनाया, यहाँ पे आपको लिखना है 1951 और यहाँ पे आपको 3 बनाना है। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब वैसे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन खींच देना है और यहाँ पे आपको लिखना है, देखो यहाँ पे मैंने 1951 था, तो यहाँ पे तो यहाँ पे 1969 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1969 लिखूंगा। इसके आगे मैं क्या कर दूंगा, 2 बना दूंगा। अब वैसे आपको क्या करना है, यहाँ 2 में क्या करना है, लाइन खींचना है। अब यहाँ पे 1980, सबसे पहले 1980 आप लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए, आप एक चीज देखना, यहाँ 1951 है, यहाँ 1951 1 2 3, यहाँ पे मैंने 3 लिखा। 1969 सबसे पहला है, फिर 1 2, यहाँ पे मैंने 2 लिखा। 1980 यहाँ पे मैंने लिखा, अब यहाँ पे 1 2, यहाँ भी मैं 2 लिखूंगा। अब जो बाकी बचते हैं ना, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 1992 से शुरुआत है। ठीक है, कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 लिख देना है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, आप अब ये क्या हो गया, 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, बस ये लर्न करना पड़ेगा, 1951 यहाँ पे 3 टाइम्स। अब इससे आपको क्या हो जाएगा, आपको पता चला, हाँ 1951 से चालू हुआ था। अब हम 1951 से 5 काउंट करें, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 5 आ गया। तो ऐसे आपको क्या करना है, अभी 1956 को आपको यहाँ लेके आना है, फिर आपको यहाँ 1956 से आपको 5 बार काउंट करेंगे, 1961 आएगा, फिर 1961 को यहाँ पे लेके आना, फिर यहाँ से 5, यहाँ पे 3, तो देखना यहाँ पे 3 का 1 बन गया, तो ये क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। वैसे ही यहाँ पे आपको पता चल गया, आपको बस ये रटना है। ठीक है, आप ये रटना मारोगे, अपने आप सब हो जाएगा। अब यहाँ 1969 2 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे 1969 4th प्लान में। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, पूरे चार्ट अच्छे से आपको याद हो जाती है। ये जो ट्रिक है ना, इसकी हेल्प से आप आराम से जो नंबर्स है आप क्या कर सकते हो, आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, आपको बस ये 4 याद करना है, उसके बाद अपने आप बन जाएगा। देखो 1969 आपने लिखा 2 टाइम्स, मतलब देखो 1969 में 5 टाइम्स काउंट करेंगे, 70 71 72 74 आ गया, इस 74 को इधर लेके आना, फिर 5 बार काउंट करोगे, 79 आ गया। अब क्या करना है, ये 2 बार है, यहाँ पे आपने लिखा 2 बार, फिर यहाँ पे 2 बार बनाना है। फिर क्या करना है आपको, 3 टाइम, फिर क्या करना है आपको, थर्ड पार्ट में आना है। थर्ड पार्ट कहाँ से, 1980 से चालू है, अब 2 टाइम्स, मतलब 1 और 2 पार्ट बनेंगे इसके अंदर 2 पार्ट, 2 सब पार्ट्स बनेंगे। तो 1980 से 19 फिर 5 काउंट करोगे, 85 आएगा, 85 का इधर लेके आना, 85 के आगे 5 साल 90। अब इसके बाद बहुत इजी, 1992 से आपको स्टार्ट करना है। 5 टाइम से मतलब आपको पता चल जाना चाहिए, मेरे को 1 2 3 4 5 बार बनाया था। अब 5 की गैप करोगे तो 1992 से 5 बार काउंट करोगे, 97, इसको इधर आ गया, यहाँ फिर ये यहाँ फिर ये आया, फिर ये आया। ठीक है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, बनते जाएगा। आपको ये क्या करना है, बस अच्छे से ये याद रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट प्लान कब से चालू हुआ था, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। अगर मान लो, अगर मैं बोलूँ 6 प्लान कब से चला था, तो 6 प्लान जो चला था 1 अप्रैल 1980 से चालू हुआ था और ये 1985 तक चला था। अगर मैं मान लो 10th की प्लान की बात करूँ, 10th प्लान कब से कब तक था, तो 10th प्लान 1 अप्रैल 2002 से
31 मार्च 2007 तक था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे बताना है। तो आपको एक मार्क्स से पूछ सकता है या फिर कभी कभी इसके ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव के बाद में चलते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लान से 12 प्लान तक और इसके डेट्स आपको याद होने चाहिए। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये 4 याद कर लो। अपने आप एग्जाम्स में जो 15 मिनट्स मिलते हैं ना आपको रीडिंग टाइम, तो ये वाला क्वेश्चन छाटना, एग्जाम में देखना कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसे पूछा है, उसके हिसाब से ये चार्ट बना के अपने दिमाग में आप क्या कर देना, आराम से आपको डेट में सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब एग्जाम से कभी कभी क्या पूछता है, कभी कभी अगर मान लो 1 मार्क्स में पूछेगा, आपको डेट पूछेगा, या फिर कभी कभी क्या पूछ देता है, 3 मार्क्स का पूछ देता है, जिसमें आपको ये पूछ सकता है कि मान लो कि 6 प्लान का बताओ कि कब है डेट और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देखो 6 प्लान का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा है, 6 प्लान का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। तो बेसिकली मैं अभी आपके साथ हर प्लान का ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर लेता हूँ। आपको समझ में आ गया डेट आपको कैसे करना है, मैं आप सभी के साथ ऑब्जेक्टिव एक बार डिस्कस करूंगा। तो ये जितने भी चीज है, ये ट्रिक ये आप एक बार नोट कर लेना। ठीक है, चलो, फर्स्ट प्लान का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो फर्स्ट प्लान का यहाँ पे मैंने लिखा आपको पूछ सकता है कि फोकस और ऑब्जेक्टिव बताओ फर्स्ट प्लान का, सेकंड प्लान का, थर्ड प्लान का। अब आपने जान लिया फर्स्ट प्लान का कब से कब तक है, इस समय तक है, 1 अप्रैल से यहाँ तक। ठीक है, तो फर्स्ट प्लान में क्या हुआ था बच्चों, फर्स्ट प्लान में गवर्नमेंट ने एक ऑब्जेक्टिव बनाया था कि फर्स्ट प्लान में क्या करना है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, और उसने साथ ही साथ फर्स्ट प्लान में ये भी डिसाइड किया था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड वेल्थ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने पढ़ के रखा है। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है जो आपने पहले ही पढ़ के रखा है। ठीक है, अब सेकंड प्लान में, सेकंड प्लान 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 में हुआ था। ठीक है, सेकंड प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन को बढ़ा देना है। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। अब अच्छा हैवी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, स्टील इंडस्ट्री हो गया, आयरन इंडस्ट्री हो गया, तो ऐसी सारी इंडस्ट्री को क्या करना है, बढ़ाना है और उनको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो ये सेकंड प्लान का ऑब्जेक्टिव था। थर्ड प्लान का ये ऑब्जेक्टिव है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन आइटम, मतलब अपने आप में निर्भर रहना है फूड ग्रेन आइटम से, जो आपने पहले ही पढ़ के रखा है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या करना है, रोजगारी को बढ़ाना है। रोजगारी मतलब सभी पीपल को काम पे लगाना है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, मतलब पुअर और रिच के बीच का, पुअर और देखो पुअर और रिच के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है, ठीक है, उसको क्या करना है, हटाना है। तो रिडक्शन इन इनइक्वालिटी का मतलब है पुअर और रिच के बीच के गैप को हटाना है। अब फोर्थ प्लान हमें कहता है एक्सलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को बढ़ाना है। प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब क्या करना है, प्राइस को एक अच्छा फॉर्म में लेके आना है, स्टेबिलिटी अच्छी सी उसमें लाना है। फिफ्थ प्लान में क्या हुआ था, रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड विद फोकस ऑन वीकर सेक्शन, मतलब देखो जो भी वीकर सेक्शन है, जो भी बहुत गरीब टाइप के हैं, ठीक है, वीकर सेक्शन मतलब जैसे आपको पता होगा एससी एसटी या फिर वैसे टाइप के पीपल जो बहुत ही गरीब है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड आपको बढ़ाना है, मतलब उनको पैसे देना है। देखो लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब मान लो कोई बंदा पहले 5,000 कमा रहा था, उसकी इनकम बढ़ा दो, फिर वो बेचारा एसी खरीद लेगा। पहले मान लो कि 5,000 थी तो कूलर में रहता था, फिर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो फिर एसी खरीदेगा, फिर इनकम बढ़ जाएगी तो पहले फिर अच्छा घर खरीदेगा। तो मतलब लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है उसका उसके जो रहने की सिचुएशन, उसको क्या करना है, अच्छा करना है। ठीक है, तो ये कहा गया था फिफ्थ प्लान में कि जो भी वीक पीपल है उनका लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए। सिक्स प्लान, अब देखना सिक्स प्लान कब से कब तक था। देखो सिक्स प्लान था 1980 से लेकर 1985 तक था। ठीक है, इस प्लान का ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी को हटाना है, पॉवर्टी रिमूवल मतलब पॉवर्टी को हटाना है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी सेम है, रिच और पुअर के बीच का गैप को हटाना है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है। ठीक है, सेवेंथ प्लान, अब सेवेंथ प्लान कब से कब तक था, 85 से लेकर 1 अप्रैल 1885 से लेकर 31 मार्च 1990 को था। और सेवेंथ प्लान का ऑब्जेक्टिव था जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वही रोजगारी को बढ़ाना है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वही एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, एट प्लान कब से कब तक था, एट प्लान था 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक था। ठीक है, एट प्लान। अब इसमें क्या कहता है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। देखो ये इसका मतलब क्या है, जितने भी मान लो कि ये कंट्री है कोई भी, तो कंट्री में जितने भी काम करने वाले हैं उनका अच्छे से यूज करना, उसे हम कहते हैं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज करना। आप आज देखे होंगे कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग क्या है, काम करना चाहते हैं लेकिन बेरोजगार है। ठीक है, तो हम हमारी कंट्री क्या कर पा रही है, इनका जो पोटेंशियल है उसको क्या कर रही है, यूज नहीं कर पा रही है। तो एट प्लान में यही कहा था कि जो भी मैन पावर है, जो भी काम करने वाले व्यक्ति है, उनको उनका जो भी पावर है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो कि जिसके कारण वो अच्छा काम करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होगी। अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब एक एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सली क्या कर दो, प्रमोट करो। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वही इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देना है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर देना। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर दो, स्ट्रॉन्ग कर दो। अब उसे आप पावर दोगे तभी तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर दो, पावर दे दो, जिसके कारण स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। अब नाइन्थ प्लान तो बच्चों नाइन्थ प्लान मुझे आप बताओ कि कब से कब तक था। नाइन्थ प्लान था 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक था नाइन्थ प्लान, जिसका एक ही है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। अभी सर रूरल मतलब बच्चों, रूरल मतलब गांव, रूरल मतलब बच्चों गांव का एरिया आप कह सकते हो, वैसे हम रूरल कहते हैं।
ठीक है, तो एग्रीकल्चर को भी डेवलप करो और रूरल एरियाज को भी डेवलप करो, ये 9th प्लान का ये ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, इसके साथ साथ और दो भी ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो 9th प्लान के और दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैंने लिखा है, ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब ग्रोथ ऐसी करो कि जैसे जिसके कारण प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ते जाए। चेकिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ग्रोथ में क्या करो, नजर रखो। चेक मतलब होता है नजर रखना कि पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़ जाए या पॉपुलेशन बहुत कम ना हो जाए। आप जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है, तो ये प्लान का यही था कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं चेक करो कि ज्यादा बढ़ी ना, ठीक है। तो चेकिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो ये क्या था, 9th प्लान के पार्ट थे 3 ठो। अब 10th प्लान, सर आप मुझे बताइए 10th प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ऑब्जेक्टिव से पहले आप मुझे बताइए कि 10th प्लान था 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक था 10th प्लान, ठीक है। ये प्लान क्या कहता था, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, वही क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना है, ठीक है, थ्रू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन। देखो जब आप हेल्थ, जैसे हेल्थ मतलब आप हॉस्पिटल अच्छा बनाओगे, डॉक्टर्स अच्छे सारे बहुत सारे होंगे, एजुकेशन मतलब अच्छा एजुकेशन अगर पीपल के पास रहेगा तो अपने आप लोग क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे, वो अच्छी जिंदगी जिएंगे, ठीक है। तो इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ में 10th प्लान में ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू हेल्थ एंड एजुकेशन। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी मतलब वही रिच और पुअर के बीच का गैप को हटाओ, और इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब और क्या करो, ग्रोथ अच्छी खासी हो, ऐसा कुछ प्लान करो, ठीक है। तो 10th प्लान का ये दो ऑब्जेक्टिव था। अब 11th प्लान, सर 11th प्लान कब से कब तक था, देखो बच्चों 11th प्लान था ना वो 2007 से लेकर 11th प्लान बच्चों 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक था, ठीक है। तो ये प्लान, ये 11th प्लान में क्या था, मल्टीपल टारगेट्स कवरिंग ग्रोथ बट आल्सो पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब ग्रोथ तो करो लेकिन पॉवर्टी को हटाते भी जाओ। तो मल्टीपल टारगेट्स मतलब ये था, ग्रोथ भी करो लेकिन पॉवर्टी भी हटाते जाओ। और 11th प्लान का सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, मतलब वही हेल्थ और एजुकेशन को अच्छा करो। स्ट्रेटेजी ऑफ सेकंड ग्रीन इवैल्यूएशन, अब बच्चों ये ग्रीन इवैल्यूएशन क्या होता है, देखो आपको पता होगा कि हम एग्रीकल्चर के समय जब मान लो कि कब, बहुत पुराने समय जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस समय क्या करते थे, जो बीजे यूज करते थे ना क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो बहुत बेकार लो क्वालिटी की होती थी। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोग ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक ऐसा सीड बनाया जिसको अगर जिसकी हेल्थ आप क्रॉप ग्रो करोगे ना तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो वही कहा गया 11th प्लान में हम लोग ने ये किया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा क्या किया, इम्प्लाई किया, लगाया। जनरेटिंग हाई क्वालिटी जॉब, मतलब बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब को क्या करना है, क्रिएट करना है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब एनवायरमेंट की भी प्रोटेक्शन मतलब पॉपुलेशन कम करना है, मतलब पॉल्यूशन को कम करना है, ज्यादा से ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम हो, तो एनवायरमेंट का मतलब है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमें। अब 12th प्लान, अब आप मुझे बताइए 12th प्लान कब तक से कब तक था, 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 से तक 12th प्लान था, जहां पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एक ही था, फास्ट सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए एंड मोर इंक्लूसिव, मतलब एक तरीके से बहुत एक ही टारगेट में क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मैंने अभी आपको बताया कि पूरे प्लान 1st से लेकर 12th तक सारे प्लान बताया, उनकी डेट बताया, ट्रिक बताया कैसे लर्न करना है, और ये आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए क्योंकि ये हमेशा पूछता है, ठीक है। और इसके साथ मैंने आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th भी बताया, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th प्लान भी बताया, 10th, 11th, 12th सारी प्लान्स के ऑब्जेक्टिव भी आपको डिस्कस करिए। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बताओ कि मान लो कि 9th प्लान का डेट कब तक चला, या ये भी बोलेगा 9th प्लान का बताओ डेट कब तक चला और इसका फोकस या ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आप क्या करोगे, 9th प्लान की डेट बताओगे और 9th प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, ये 3 ऑब्जेक्टिव थे, तो ये आपको बताने पड़ेंगे। तो ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स, ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो, ठीक है। और गाइस यहीं पे आप देखो, नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट, यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12th में हो तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोर करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडीज़ मिल जाएगी, ठीक। तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है, ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी केस स्टडी देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है।
और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, इस टॉपिक को पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है, वो आज हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं। देखो, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि जो हमने प्लानिंग किया, शॉर्ट पीरियड प्लानिंग, लॉन्ग पीरियड प्लानिंग, उसका इफेक्ट क्या रहा 1951 और 1991 के बीच में। ठीक है, 1951 और 1991 के बीच में हम लोग ने जो प्लानिंग किया, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड प्लानिंग, उसका इफेक्ट मतलब उसका सिचुएशन क्या हुआ 1951 और 1991 के बीच में। तो इस लेक्चर में हम लोग वो डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो ये जितने भी मैं फीचर्स बताऊंगा तो वो फीचर्स हमें ये बताएंगे कि जो हम लोगों ने प्लानिंग किया, उस प्लानिंग का 1951 और 1991 के बीच में क्या इफेक्ट रहा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, जो कि सबसे पहला फीचर है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डंडा मार देता हूँ। देखो, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। सबसे पहले तो अब ये जानो रिलायंस का मतलब क्या होता है। बच्चों, रिलायंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट, जो भी आप कहे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हैवी मतलब ज्यादा, इंपॉर्टेंट ऑन पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया। पहले पॉइंट का मतलब ये है। अब ये कैसे दिया गया इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, ये पता है पॉलिसी है 1956 को आई। ये पॉलिसी ये कहती है कि जो भी सेक्टर है वो दो सेक्टर में डिवाइड होता है, एक तो होता है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर। तो ये पॉलिसी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस, रिलायंस कम दो और पब्लिक सेक्टर को रिलायंस मतलब इंपॉर्टेंस ज्यादा दो। ठीक है, तो ये पॉलिसी हमें ये कहा कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल आ गए, प्राइवेट बस आ गए, प्राइवेट स्कूल आ गए, तो उन सभी को इंपॉर्टेंस क्या करो, कम दो। और जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बस, ये सारी चीजें हैं, इनको क्या करो, ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 हमें कहती है। और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 हमें ये कहती है कि 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व रहेगी और पब्लिक सेक्टर के पास 17 इंडस्ट्री क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी। इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपने रेलवे सुना है ना, आपने देखो अपनी लाइफ में आपने अभी तक हमेशा एक चीज सुनी होगी, प्राइवेट बस, पब्लिक बस, पब्लिक या गवर्नमेंट बस एक ही है। वैसे ही आपने ये और एक चीज सुनी होगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आपने ये भी सुना है। ठीक है, और प्राइवेट स्कूल, पब्लिक या फिर गवर्नमेंट स्कूल, आपने ये भी सुना है। लेकिन क्या आपने कभी सुना रेलवे, प्राइवेट रेलवे, पब्लिक या गवर्नमेंट रेलवे? नहीं सुना ना। आपको पता है कि पब्लिक या फिर गवर्नमेंट रेलवे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, तो 17 इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री ऐसी भी है जैसे रेलवे। ठीक है, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास है। तो वैसी 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास होती थी। इस पॉलिसी के हिसाब से, इस पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली उसके हिसाब से 17 इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास रहेगी, वो प्राइवेट सेक्टर यूज नहीं कर सकता। वैसे ही 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व रहेगी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो कि गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये पॉलिसी क्या कहती है, दो बातें कहती है। पहली तो प्राइवेट सेक्टर को कम से कम इंपॉर्टेंस दिया जाए और पब्लिक सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। सेकंड चीज, इस पॉलिसी ने ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर में से 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व रहेगी और पब्लिक सेक्टर में 17 इंडस्ट्री रिजर्व रहेगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस पॉलिसी ने ऐसा क्यों किया। देखो, इसके बीच में ये जो पीरियड है, इसके बीच में हमारी जो भी प्लानर्स जो प्लानिंग करते हैं और पॉलिटिशियंस, मतलब जो भी हमारे पॉलिटिशियंस है, गवर्नमेंट है, उन्हें फेल्ट मतलब उन्हें लगा कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मतलब लोगों को, जो भी लोग हैं हमारे कंट्री में, उनका भला, उनका अच्छा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ही कर सकती है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इंटरप्राइजेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, जो कि आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो। प्राइवेट सेक्टर का हमेशा मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना। तो ये हमारे प्लानर्स या पॉलिटिशियंस को लगा कि नहीं यार, ज्यादा से ज्यादा ना पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस देंगे ना तो हमारी जो भी सोसाइटी है, जो भी गरीब से लेकर रईस, उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो पब्लिक सेक्टर के कारण ही सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इसके कारण इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उन्होंने क्या कहा कि प्राइवेट सेक्टर को कम इंपॉर्टेंस दिया जाए और पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का मतलब। अब सेकंड पॉइंट है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पहले तो इसका मतलब जानो। देखो, रेगुलेटेड का मतलब होता है कंट्रोल करना, डेवलपमेंट का मतलब है स्टार्ट होना या फिर फॉर्म होना, स्टार्ट होना या फिर फॉर्म होना ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसके बारे में तो आप जानते हो। तो इसका मतलब है कंट्रोल करना है जो प्राइवेट सेक्टर में अगर वो स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये है, देखो
पता है 1948 में एक पॉलिसी आई, एक एक्ट आया जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट ये कहता है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस है, मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर फर्म है, उनके ऊपर ना बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, मतलब उनके ऊपर इम्पोज कर दिया जाए बहुत सारी पाबंदी, उनके इसमें बहुत सारी डिफिकल्टी ला दिया जाए। अब ये कैसे डिफिकल्टीज ला दिया जाए? ये एक्ट ये कहता है कि जो भी प्राइवेट फर्म स्टार्ट करना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, उस समय गवर्नमेंट का इंटेंशन, गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये था कि प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया ही ना जाए। तो इन्होंने कह दिया कि जो भी प्राइवेट फर्म को स्टार्ट करना चाहता है उन्हें लाइसेंस बनाना पड़ेगा। और जब भी कोई प्राइवेट फर्म चालू करना चाहता था और गवर्नमेंट के पास जाता लाइसेंस बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती थी? उनको बहुत उलझाती थी, उनको बहुत परेशान करती थी और उनके इसमें इतनी डिफिकल्टी लाती थी कि वो लाइसेंस ले ना पाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वो क्या करती थी? गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्टार्ट होना प्राइवेट सेक्टर का, मतलब वो क्या करती थी, जो अगर जिसको भी प्राइवेट सेक्टर को स्टार्ट करना है, जिसको भी प्राइवेट सेक्टर को स्टार्ट करना है, उसमें वो क्या करती थी? बहुत सारे कंट्रोल, मतलब लाइसेंस हो गया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या करती थी? गवर्नमेंट करती थी। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये एक्ट ने ये कहा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में सबसे पहली चीज ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, और जो भी प्राइवेट फर्म को स्टार्ट करना चाहता है उन्हें क्या करते? उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये तरीके से ना प्राइवेट फर्म जो भी स्टार्ट करना चाहता था उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे? प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर में आते थे। अब थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो ये पॉइंट आपको पहले चीज कह रहा है कि प्रोटेक्शन करो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। ठीक है, एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये अगर पॉइंट आप देखोगे, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, प्रोटेक्ट करो, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो बड़ी इंडस्ट्री है, उन पे क्या करो? कंट्रोल करो। देखो ये पॉइंट ये कहता है स्मॉल इंडस्ट्री में प्रोटेक्ट करो। अब गवर्नमेंट क्या करती थी? स्मॉल जो भी छोटी छोटी फर्म होती थी, जो भी छोटी छोटी इंडस्ट्री होती थी, उसको क्या करती थी? गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती थी या फिर सपोर्ट करती थी। सर अभी कैसे करती थी? वो क्या करती थी? जो भी छोटी छोटी इंडस्ट्री है उनको क्या करती थी? फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी, उनके पैसा दे देती थी। सेवरल बोर्ड्स लाइक हैंडलूम बोर्ड, सिल्क बोर्ड आर एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हूं टू सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी? छोटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती थी, उनको पैसा देती थी, और क्या करती थी? उन्होंने बहुत सारे बोर्ड्स बना के रखे थे। ये बोर्ड्स है बच्चों, एक तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो क्या करते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, या फिर उन्हें क्या करते हैं? प्रमोट भी करते हैं। ठीक है, प्रमोट करते हैं, उन्हें क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती थी? जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट क्या करती थी? उनमें रेगुलेशन लगा देती थी, मतलब उनमें क्या करती थी? बहुत सारा कंट्रोल कर देती थी, उन्हें लाइसेंस देना पड़ेगा, और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी। ठीक है, और मैं तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ये वाला तरीका अपनाती थी। ठीक है, 1951 और 1991 के बीच में। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थी ना, वो एक एक्ट के तहत रेगुलेट होती थी, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसको शॉर्ट में MRTP कहते हैं। ठीक है, तो जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो क्या आती थी? इस एक्ट के अंदर आती थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी बच्चों? 1951 और 1991 के बीच में ना, ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स उन लोग करती थी। वो क्या करती थी? सबसे पहले हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर करती थी, और वो क्या करती थी? प्राइवेट सेक्टर को में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाती थी, और वो क्या करती थी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत सारा रेगुलेशन करती थी। तो ये टॉपिक में हमें यही सीखना कि 1951 और 1991 के बीच में गवर्नमेंट क्या क्या हरकतें करती थी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ अ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। मतलब हैवी इंडस्ट्री का सबसे पहले मतलब जानो बच्चों। हैवी इंडस्ट्री का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी और बहुत हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडस्ट्री। तो ये सब इंडस्ट्री क्या होती है? हैवी इंडस्ट्री होती है, जिनको क्या किया गया 1951-91 के बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, और उन्हें क्या कर दिया गया? बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया गया था। थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये फिफ्थ पॉइंट है। अब थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? देखो गवर्नमेंट ने क्या किया? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट निकाला। मतलब सेविंग में गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी व्यक्ति सेविंग करेगा तो हम उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, और गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा हम उन्हें क्या करेंगे? सब्सिडीज देंगे। सब्सिडीज मतलब होता है बच्चों फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसे से सपोर्ट करना, उसे हम सब्सिडीज कहते हैं। कैपिटल ग्रांट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट क्या करती है? कोई कोई फर्म से कोई भी पीपल को क्या कर देती है? पैसा दे देती है अपनी तरफ से, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल ग्रांट्स कहते हैं। तो बच्चों गवर्नमेंट ने कहा कि सेविंग करोगे आप तो आपको ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम क्या करेंगे? सबसे ज्यादा पैसे का सपोर्ट करेंगे, और इवन हम क्या कर देंगे? उन्हें पैसे भी दे देंगे। सपोज करना कि आपने बैंक में कुछ पैसे जमा किए। ठीक है, सपोज करना कि 5000, 5 के मतलब 5000 पैसे आपने क्या किया? बैंक में जमा किए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जितना पैसा आप
बैंक में जमा करोगे तो बैंक वाला क्या करेगा, आपको उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। मतलब कुछ पैसा बैंक क्या करेगा, अपने से आपको कुछ पैसा अपनी तरफ से बैंक क्या करेगा, देगा। सपोज करना बैंक ने आपको 200 रुपीज अपनी तरफ से दिया, तो आप मुझे बताओ कि जब आपको पैसा वापस मिलेगा तो आपको क्या कितना पैसा मिलेगा, आपको 5000 प्लस 200, 5000 प्लस 200 मतलब 5200 पैसा आपको टोटल मिलेगा। तो ये आपने अच्छी बात है, आपने 5000 डाला लेकिन 200 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यही चीज है बच्चों, गवर्नमेंट कहती थी कि जो भी पीपल सेविंग करेगा ना तो उसको ज्यादा से ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पीपल के लिए बहुत अच्छा हुआ। वैसे गवर्नमेंट कहने लगी कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें हम सब्सिडीज और कैपिटल ग्रांट्स भी देंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने ये चीज आइडेंटिफाई किया, गवर्नमेंट ने एक चीज क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि जितना ज्यादा हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना ज्यादा हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। गवर्नमेंट ने क्या आइडेंटिफाई किया, गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया कि हम जितना ज्यादा गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया कि हम जितना ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा कंट्री क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, तो ट्रस्ट ऑन सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये गवर्नमेंट ने क्या किया, ये पॉलिसी को अपनाई 1951 और 1991 के बीच में। अब आखिरी पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। देखो इंडिया और फॉरेन कंट्रीज, आपको पता है ना फॉरेन की कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, एमएनसीज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी जो इंडस्ट्री 1951 1991 के बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, इंडिया को सपोर्ट किया। इंडिया की जितनी भी कंपनीज है, जितने भी बिजनेस है, उनको क्या किया, सपोर्ट किया फॉरेन की कंट्री से। अब कैसे किया, देखो इंडिया, मान लो कि ये इंडिया है और ये क्या बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज है, मान लो अदर कंट्रीज यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सपोज करना कि गवर्नमेंट ने इस पॉइंट में ये किया, गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी बाहर की कंट्री को बोला कि जिसको भी इंडिया में सामान अपना बेचना है, जिसको भी इंडिया में अपना सामान बेचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स को ज्यादा देना पड़ेगा। टैक्स को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो बाहर की कंट्री सोचने लगी अरे यार इंडिया में अगर हम लोग को सामान बेचना है तो इंडिया को हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत सारी बाहर की कंट्रीज कैसी थी, वो पहले ही हार मान के भाग जाती थी, बोलती थी नहीं यार इंडिया में हम लोग कुछ सामान बेचेंगे नहीं क्योंकि हमें ज्यादा टैक्स भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया को सपोर्ट किया फॉरेन कंट्री से 1951 और 1991 के बीच में। तो ये सारे फीचर्स में आप एक चीज देखे होगी कि ये 1951 और 1991 के बीच में गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें की। ठीक है, तो ये सारी चीजों हम लोग ने आपको सभी को एक्सप्लेन कर दिया। तो आप सभी बच्चे इससे क्या करो, नोट करते जाओ। मैं पेज पॉज करके आप सभी क्या करो, ये वीडियोस को मतलब ये लेक्चर नोट्स को फटाफट आप नोट करते जाओ। ठीक है, तो बच्चों इतनी चीजें थी जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर ली। गाइस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है। और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी। और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स ऑफ प्लानिंग। सो इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि जो उन्होंने प्लानिंग की, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो उसके क्या फायदे हुए, अचीवमेंट्स मतलब फायदे। तो जो हम लोग ने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग की उसके क्या फायदे हुए, तो वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखो ये हमेशा माना जाता है कि जैसे ही एक कंट्री की नेशनल इनकम, जैसे आपके पापा की सैलरी होती है ना, एक घर की सैलरी, जैसे मान लो आपके घर में आपकी मॉम डैड, मॉम कमा रही है 5,000, डैड कमा रहे हैं 15,000। ठीक है, मॉम और डैड का 15 प्लस 5 कर दो 20,000, मतलब आपकी पूरी फैमिली की इनकम है। तो वैसे ही एक कंट्री की भी क्या होती है, एक नेशनल इनकम होती है, मतलब पूरे कंट्री में जितने भी लोग कमा रहे हैं वो टोटल उसका नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, तो हमेशा माना जाता है कि जब भी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा उसका मतलब है कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन हमें इससे फायदा क्या हुआ, देखो बिफोर प्लानिंग, मतलब प्लानिंग करने से पहले या फिर ब्रिटिश के रूल के समय में 0.5% पर एनम, पूरे साल भर में सिर्फ 0.5% नेशनल इनकम बढ़ती थी जब हम प्लानिंग नहीं करते थे। लेकिन जैसे हम लोग ने प्लानिंग करना चालू किया ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्लानिंग, मतलब जब हम लोग ने प्लानिंग करना चालू किया तो 5% पूरे साल भर में नेशनल इनकम क्या होती थी, इंक्रीज होती थी।
ठीक है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है, जब नहीं करते थे प्लानिंग, जब हम प्लानिंग नहीं करते थे तो सिर्फ 0.5 बढ़ता था, लेकिन जैसे प्लानिंग करना चालू किया तो 5% बढ़ने लग गया। ठीक है। तो सबसे बड़ी सफलता हमारे लिए यह है कि हमारा नेशनल इनकम प्लानिंग की हेल्प से हमें एक सफलता मिली कि हमारा नेशनल इनकम बढ़ने लग गया। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। देखो पर कैपिटा इनकम का आपने सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन करके। ठीक है। तो फॉर्मूले से तो मतलब नहीं, लेकिन मुझे आपको यहाँ पे एक चीज बताना है कि हमारी कंट्री का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ने लग गया। कैसे? देखो आपको क्या करना है, इसे एग्जांपल से समझाना है। आपको अगर एग्जाम से पूछे कि अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ प्लानिंग, तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें बतानी प्लस आपको ये भी बताना है एग्जांपल के साथ। ठीक है। क्योंकि ये आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको डबल टीचर आपके बहुत खुश हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें जैसी नोट्स में वैसी चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब है बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हम प्लानिंग नहीं करते थे और इंडिपेंडेंस के समय मतलब ब्रिटिश के रूल के समय में जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो क्या थी, नोशनल थी। इसका मतलब होता है बहुत कम, कम से भी कम या फिर होती ही नहीं थी। लेकिन जब से हम लोगों ने ड्यूरिंग प्लानिंग, जैसे हम लोगों ने प्लानिंग करना चालू किया तो हमारा पर कैपिटा इनकम क्या हो गया, 2.9 पर एनम। पर एनम का मतलब है पूरे साल भर का 2.9% पर एनम क्या हो गया, बढ़ने लग गया। तो ये भी सफलता थी प्लानिंग से जो हमें मिली थी। थर्ड पॉइंट है राइज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप सभी जानते हैं कि कैपिटल मतलब क्या होता है। कैपिटल मतलब जब एक बंदा अपना पैसा एक बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, है ना। आपने बचपन से पढ़ के रखा है। फॉर्मेशन का मतलब है लगाना। तो कैपिटल मतलब एक इंडिविजुअल कितना पैसा अपने पास, उसके पास जितना पैसा है वो कितना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, उसे हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग प्लानिंग मतलब जब हम प्लानिंग करते थे, मतलब जब हम प्लानिंग करना चालू किए उस समय 33% रेट से क्या हो रहा था, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा था। लेकिन बिफोर प्लानिंग, जब हम प्लानिंग करते नहीं थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल या फिर आप बिफोर प्लानिंग के समय में समझ लो, तब क्या होता था, सिर्फ 10% रेट क्या होता था, सिर्फ बढ़ता था। लेकिन जैसे हमने प्लानिंग करना चालू किया तो 33 रेट से क्या हो गया, बढ़ने लग गया। समझ रहे हो? तो एक तरीके से जितना जैसे हमने प्लानिंग किया था हमें एक सफलता ये भी मिली कि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन रेट क्या हो गया, बढ़ने लग गया। तो आपको एग्जाम से ये चीज शो करना है। अब मैं आपको और एक चीज बता दूं कि देखो आपने पिछली क्लास में मेरे साथ पढ़ा कि फीचर्स वाले में यहाँ पे नहीं था, ये भी हाँ, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई एज की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब आप जितनी ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ऐसे ही हमने क्या किया, और एक चीज आइडेंटिफाई की कि जितना भी आप कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाओगे उतना ज्यादा एक कंट्री क्या करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। तो आप क्या करना, नोट्स के यहाँ पे लिख देना कि कैपिटल फॉर्मेशन के कारण भी अगर हम जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन सेविंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो सेम चीज मेजर की और सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन आप जितना ज्यादा करोगे ना तो उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। फोर्थ है हमारे पास इंस्टीट्यूशन चेंज एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। ठीक है। देखो इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल चेंज को हम लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं। इसके ये जो अच्छा, इसको पहले मैं आपको और चीज बता दूं कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इतना सब ये पूरा चीज इंस्टीट्यूशनल चेंज के बारे में है। टेक्निकल चेंज के बारे में मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल चेंज के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो जैसे ही हमारी कंट्री को मतलब जैसे हमारी कंट्री प्लानिंग करना चालू की ना, तो हमें क्या मिला, एक सफलता मिली। ये सफलता ये है कि हमारा इंस्टीट्यूशनल चेंज होने लग गया। इंस्टीट्यूशनल चेंज मतलब एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। अब जानते हैं एबॉलिशन का मतलब खत्म हो जाना, इंटरमीडिएटरीज का मतलब है जमींदार। आपको याद है चैप्टर 1 में मैंने इस बुक की आपको बताया था कि जमींदार क्या करते थे, फार्मर्स अपनी लैंड में काम करवाते थे और पूरा जो आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा अपने पास रख लेते थे। तो वो चीज को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया प्लानिंग की हेल्प से। मॉडरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट्स। अब आपको पता होगा कि जैसे जमींदार होते थे वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा रेंट क्या कर लेते थे, अपने पास रख लेते थे और बहुत कम रेंट फार्मर्स को दे देते थे। लेकिन वो सारी चीजों को हटाया गया और एक अच्छा रेंट देने का सिस्टम लाया गया। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब होने क्या लगा, आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, मतलब जो भी फार्मर्स थे उनके लैंड क्या थे, बहुत बिखरे हुए थे, है ना। तो जैसे प्लानिंग की हेल्प से हमने क्या किया, ये सारे लैंड को एक तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट किया और इस तरीके से किया कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आने लगी। तो इंस्टीट्यूशनल चेंज हमारे पास ये आया और इंस्टीट्यूशनल चेंज को हम क्या कहते हैं, लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं। याद रखिएगा एक बात, ये हमें सबसे बड़ी सफलता मिली। सेकंड चीज, हम एग्रीकल्चर में बच्चों हमारे यहाँ पास टेक्निकल चेंज भी हुआ। अब टेक्निकल चेंज मतलब सर देखो 1966 से हम लोगों ने क्या किया, हमारी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने लग गए, इंप्रूव करने लग गए। इससे क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रिवॉल्यूशन। आपने पता इंट्रोड्यूस का मतलब है हमने उस चीज को शो किया ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत। आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसी सीड होती थी
जिसको अगर आप उसकी अगर उस सीड की हेल्प से आप क्रॉप को ग्रो करोगे ना तो बहुत ज्यादा क्रॉप ग्रो होता है ना। तो हम लोग ने क्या किया, कहीं ना कहीं 1966 से क्या करना चालू कर दिया, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना चालू कर दिया। हम लोग ने सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, जिसकी हेल्प से क्या होता था, आउटपुट और प्रोडक्टिविटी दोनों क्या होती थी, ज्यादा होती थी। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की हेल्प से हमने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल चेंज भी लाया, टेक्निकल चेंज भी लाया, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल चेंज भी फायदेमंद हुआ, टेक्निकल चेंज भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। ठीक है, तो ये भी प्लानिंग की हेल्प से हम लोग ने क्या किया, एक सफलता को प्राप्त किया। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपने पहले ही समझ के रखा है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में सारे रोड आते हैं, बिल्डिंग्स आती है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है, ब्रिज आते हैं, ये सारी चीजें आती है। तो प्लानिंग की हेल्प से क्या होने लग गया, देखो प्लानिंग की हेल्प से क्या होने लग गया, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या हो गया, अच्छा होने लग गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, सो 1950 और 51 में हम सिर्फ 2300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते थे। लेकिन प्लानिंग की हेल्प से क्या होने लग गया, 2014-15 में हम लोग ने देखा कि प्लानिंग की हेल्प से हम लोग क्या करने लगे, 2,95,700 मेगावाट पावर क्या करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग गए। मतलब आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, जब प्लानिंग नहीं करते थे तो सिर्फ 2300 प्रोड्यूस कर पाते थे मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जैसे प्लानिंग इस्तेमाल करने लगे तो 2,95,700 मेगावाट पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की हेल्प से क्या करने लगे, हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा करने लगे। जैसे रेलवे में मैं आपको बताऊं, तो 1950 में जब हम प्लानिंग नहीं करते थे ना, तब क्या करते थे, हम रेलवे की हेल्प से सिर्फ 1284 मिलियन पैसेंजर को सिर्फ कैरी कर पाते थे रेलवे में। लेकिन जैसे हम प्लानिंग करने लगे तो 2014-15 में हम 8224 मिलियन पैसेंजर्स को क्या करने लगे, रेलवे की हेल्प से कैरी करने लगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने लग गया। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्स में ये एग्जाम्पल्स भी आपको एक बार लिख देना है, जिससे आपका टीचर जो है इंप्रेस हो जाएगा। 6 पॉइंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ना, ये सिर्फ मेन हेल्थ और एजुकेशन में फोकस करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जैसे हमने प्लानिंग किया, प्लानिंग की हेल्प से क्या हो गया बच्चों, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया। जैसे एजुकेशन की मैं बात करूं, तो एजुकेशन की मैं बात करूं ना, तो जो स्कूल स्टूडेंट है, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो क्या हो गए, 1951 से ट्रिपल हो गए जब उन्होंने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मान लो कि 1951 में सिर्फ 1000 बच्चे, 1000 भी ज्यादा हो गया बच्चों, चलो 1000 बच्चे ही सिर्फ जाते थे 1951 में, लेकिन जब से उन्होंने प्लानिंग चालू कर दिया ना, तो क्या हो गया, हम लोग ने 1000 का इंटू 3 कर दिया, मतलब 3000 बच्चे बढ़ गए। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल में बताया, लेकिन होने क्या लगा, जैसे प्लानिंग की हेल्प से जो बच्चे स्कूल वाले बच्चे जाने वाले थे ना, वो 1951 का इंटू 3 हो गया, मतलब 3 फोल्ड हो गया। 3 फोल्ड मतलब 1951 का इंटू 3, मतलब 1951 के ट्रिपल बच्चे स्कूल जाने लगे प्लानिंग की हेल्प से। वैसे कॉलेज स्टूडेंट का हो गया 1951 से इंटू 5 बढ़ गए। ठीक है, तो ये सब प्लानिंग की हेल्प से ही पॉसिबल हुआ। तो ये सारे बच्चों प्लानिंग के एडवांटेज है, ये सारी चीजें प्लानिंग के फायदे हैं जो हमें मिला। ठीक है, अब एक पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। बच्चों एम्प्लॉयमेंट मतलब होती है रोजगारी, कितने पीपल काम कर रहे हैं उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ने प्लानिंग करना चालू किया ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन किया, जैसे मनरेगा। ठीक है, मनरेगा और भी सारे बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ने रन किया, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, बढ़ने लग गई, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलने लगी, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे कमाने लगे। इंटरनेशनल ट्रेड, देखो जैसे हम लोग ने, अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं, तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी ना प्लानिंग की हेल्प से बहुत बढ़ गया। देखो अगर मैं एक तरफ मैंने लिया ईयर, और एक तरफ लिया वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड, कितनी वैल्यू है फॉरेन ट्रेड की। देखो 1948 1949 जिस समय हम प्लानिंग नहीं करते थे, उस समय सिर्फ हम 7, हमारी जो फॉरेन ट्रेड की जो वैल्यू थी वो सिर्फ 792 करोड़ थी। लेकिन जैसे हम लोग ने प्लानिंग करना चालू किया, प्लानिंग करना जैसे हम लोग ने चालू किया 2014-15 में, तो हम लोग ने देखा कि हमारी जो फॉरेन ट्रेड की जो वैल्यू है वो 46,33,435 करोड़ से बढ़ गई। मतलब आप समझ रहे हो प्लानिंग करने का कितना बड़ा फायदा हो गया हमें। तो ये सब हम लोग ने क्या किया है, जो प्लानिंग किया ना, तो वो सब इसके फायदे हैं कि हम लोग ने जो प्लानिंग किया है उसके हमें क्या क्या फायदे हुए। तो ये जितने भी पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया। इसे आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके, मैं करते जाता हूँ, वीडियो पॉज करके सारी चीज को नोट कर लेना। ठीक है, तो बच्चों जो चीज नोट्स में दी गई है उसे तो आप एग्जाम्स में लिखना ही लिखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर बहुत इंप्रेस हो जाएगी। और ये जो टॉपिक है, ये ना आप अगले जो चैप्टर पढ़ोगे एग्रीकल्चर वाला, तो ये टॉपिक में मैंने बेसिकली और डीप में बताया है, लेकिन अभी के लिए बस इतू सा छोटा छोटा बताया है, इतना लिखोगे एग्जाम्स में काफी है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फेलियर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। तो जानते हैं आज ये है कि इस टॉपिक में पहले तो पढ़ना क्या है। देखो हम लोग ने बहुत सी प्लानिंग की है ना, मैंने आपको बहुत सी प्लानिंग बताया, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड प्लानिंग की। तो प्लानिंग हम लोग ने की, तब भी हमारे प्लान्स फेल क्यों हो गए। देखो सबसे पहले
आप पॉवर्टी जानते हैं, मतलब गरीबी। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, लोगों के पास खाने पीने मतलब काम करने के लिए बच्चों नौकरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोनों के रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो आज की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ने प्लानिंग में क्या किया था, हमारा एक प्लान था कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना। क्या आज भी क्या पॉवर्टी रिड्यूस हुई है? नहीं हुई है। आज भी महंगाई बढ़ते जा रही है। हम लोग ने क्या किया था प्लानिंग में, ये भी तो किया था कि इन्फ्लेशन महंगाई को कम करना है, लेकिन आज भी महंगाई ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोग ने क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है कि लोग काम करना चालू कर दे, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। आज भी लोग बहुत सारे बेरोजगार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, आज भी आप देखते होंगे बहुत सारी जगह चले जाना, हम लोग ने प्लानिंग किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे, लेकिन क्या आज भी रोड, हॉस्पिटल क्या अच्छी कंडीशन में है? नहीं है। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है पुअर और रिच के बीच का डिफरेंस। तो क्या दोनों के बीच का डिफरेंस कम हुआ? नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। तो यही बात करना है कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हम प्लानिंग फेल हो गया। कुछ कुछ सिचुएशन में, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग हर जगह में फेल हो गया, नहीं, हमारी कंट्री ग्रो तो कर रही है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जैसे पॉवर्टी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो भी फैक्टर्स है, यहाँ पे हमारी प्लानिंग फेल हो गई है ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, हम पॉवर्टी को कम नहीं कर पाए, ये हम सबसे बड़ा हमारा फेलियर है। ठीक है, देखो अगर ये पॉवर्टी को मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो आपको ये क्या करूंगा, मैं दो एग्जांपल की हेल्प से आपको मैं बताऊंगा। देखो, गोल, हमने सोचा कि हर प्लानिंग हम लोगों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम सबको इतना फूड देंगे कि एक हेल्दी पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन आराम से फूड को खा के 2508 कैलोरीज एनर्जी को क्या कर ली, गेन कर ली। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट में हुआ क्या, प्लानिंग से बच्चों फ्री एक पर्सन सिर्फ 2400 कैलोरीज सिर्फ फूड को खा के पा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं उसे लेना कितना था, फूड खा के उसको 2508 कैलोरीज लेना था, लेकिन ले कितना रहा है, नॉर्मल पर्सन 2400 कैलोरीज ले रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो खाना ले नहीं पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, इसके कारण वो कैलोरी इतनी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सिर्फ 2400 कैलोरीज को गेन कर पा रहा है, लेकिन गेन करना चाहिए 2508 कैलोरीज को गेन करना था। फूड को नहीं ले पा रहा है, पैसे कम है, इसलिए कहीं ना कहीं वो कैलोरी उतनी नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, पॉवर्टी शो करता है। ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है। और दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे पुटअप किया है, देखो अराउंड पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या में 21.9% पीपल ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है इंडिया में, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन में, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी सिचुएशन होती है बच्चों, जहां पे आपको पता होगा कि हर बंदे को लाइफ में रोटी कपड़ा मकान ये दो चीज चाहिए रहती है, लेकिन जो भी बंदा बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है उसके पास ना रोटी रहता है खाने के लिए, ना रहने के लिए जगह रहता है, ना पहनने के लिए कपड़े होते हैं। तो वैसी गरीबी आज भी इंडिया में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतने सारे पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में, मतलब कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है, पॉवर्टी को इंडिकेट कर रहा है, जो हमारी प्लानिंग की हेल्प से पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स बच्चों आपको एग्जाम्स में जैसे नोट्स में लिखा है वैसे आपको क्या करना है, एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है बच्चों महंगाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई। मुझे नहीं पता कि बेसिकली हिंदी में कैसे होगा, महंगाई। ठीक है, तो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब हमारा प्लान था कि महंगाई को कम करना, लेकिन हम प्लानिंग करके फेल हो गए, क्योंकि उल्टा जो महंगाई कम होना था उल्टा बढ़ गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। तो आप अगर देखोगे एग्जांपल से, तो फर्स्ट ईयर प्लान में बच्चों, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर प्लान में हमारी महंगाई कम हुई थी। ठीक है, फर्स्ट ईयर प्लान कहां से, 1951 से था, 1951, 52, 52, 53, 54, 55, 56, मतलब 1951 से 1956 तक महंगाई कम हुई। लेकिन उसके बाद से, उस फर्स्ट ईयर प्लान के बाद से जितने भी सारे प्लान हुए, सब प्लान में बच्चों महंगाई हमेशा बढ़ी है। सेकंड प्लान हो, थर्ड प्लान हो, फोर्थ प्लान हो, फिफ्थ प्लान हो, हर प्लान में क्या हुई है, महंगाई बढ़ी है। तो बस फर्स्ट ईयर प्लान था, ये थोड़ा एक्सेप्शन केस था, लेकिन बाकी सब में महंगाई क्या हुई है, बढ़ी है। सेकंड प्लान में इन्फ्लेशन किससे 6.2% से बढ़ा है, थर्ड ईयर प्लान में महंगाई 5.7% से बढ़ी है। तो बस फर्स्ट ईयर को छोड़ के बाकी सब प्लान्स में क्या हो रहे थे, महंगाई बढ़ते जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ थर्ड तक लिया, लेकिन ऐसे आप बुक में देखोगे तो आपके हर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी प्लान है, हर इसमें महंगाई आपको सिर्फ बढ़ते हुए दिखेगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हमारा दूसरा फेलियर था प्लानिंग का। थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। हम लोग ने प्लानिंग में बनाया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा देना, ये लोगों को रहने मतलब लोगों को काम करने के लिए एक जॉब मिल जाए, वो पैसा अर्न कर ले और अपना घर चला सके। लेकिन आज भी लोग क्या है, बेरोजगार है, उनके पास काम करने के लिए जगह नहीं है, काम करने की जगह नहीं तो पैसा नहीं ला पा रहे, जिसके कारण पॉवर्टी में है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब
बेरोजगारी देखो, अगर आपको एग्जाम्पल से समझाओ तो फर्स्ट ईयर प्लान में 53 लाख पीपल अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन 11th प्लान में आप देखोगे 4 करोड़ पीपल अनएम्प्लॉयड बढ़ गए बच्चों। समझ रहे हो? मतलब सिर्फ पहले फर्स्ट ईयर प्लान में सिर्फ 53 लाख पीपल थे जिनके पास नौकरी वोकरी नहीं था, लेकिन 11th प्लान में भी हम लोग ने देखा कि अरे यार 4 करोड़ लोग तो और बढ़ गए। मतलब फर्स्ट ईयर प्लान के एंड में, मैंने सॉरी यहाँ पे फर्स्ट ईयर प्लान के एंड में बच्चों देखा कि 53 लाख पीपल अनएम्प्लॉयड है, लेकिन जब हम लोग ने साल बीत गया और 11th प्लान हमारा आ गया तो 11th प्लान के आखिरी में हमने देखा कि 4 करोड़ पीपल और बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, हमारी प्लानिंग का फेलियर है। डिफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जानते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है, पावर आता है, रोड आता है, डैम आता है, ब्रिज आता है, हॉस्पिटल आता है, और भी सही बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन आज भी क्या हॉस्पिटल अच्छा है? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना, कितनी बेकार सिचुएशन होती है वहां पे। जैसे रोड, आज भी रोड ढंग के बने नहीं है ना? तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डिफिसिट है, मतलब बेकार है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ फेल टू मैच द टारगेट ऑफ ग्रोथ। देखो ये पॉइंट ये कह रहा है कि जो हम लोग ने टारगेट बनाया था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ग्रो होना चाहिए था, वो एक्चुअल में ग्रो नहीं हो पाया और वो फेल हो गया। मतलब जो उन्होंने टारगेट बनाया था उस टारगेट के हिसाब से वो ग्रो नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट का मतलब ये है। अब मेन रीजन क्या था सर इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो नहीं किया? तो बच्चे इसका मेन रीजन था शॉर्टेज ऑफ पावर। हमारे पास पावर की बहुत बड़ी कमी थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हम अच्छा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ पावर वाज द मेन रीजन ऑफ हैम्परिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हैम्परिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों, हैम्परिंग का मतलब होता है रुकावटें। ठीक है, तो जो शॉर्टेज ऑफ पावर था ये हमारे रुकावट था, जिसके कारण हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा नहीं कर पा रही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस। तो बच्चों डिफरेंस और बढ़ गया। हमारा गोल क्या था, हम लोगों ने प्लानिंग क्या की थी कि रिडक्शन इन सोशल इनइक्वालिटी को हटाना है, रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस को कम करना है और हटाना है। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, सोशल इनइक्वालिटी मतलब दोनों के बीच का, रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस है वो उल्टा बढ़ गया, रिच और रिच हो गया, पुअर और पुअर हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब सिचुएशन ये हो गई कि पहले क्या था, बेकार सिचुएशन थी कि रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप था, बेकार सिचुएशन थी। लेकिन प्लानिंग करते करते क्या हो गया, सिचुएशन बैड टू वर्स, मतलब बेकार थी अब और बेकार हो गया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस और बढ़ गया, रिच और रिच हो गया, पुअर और पुअर हो गया। ठीक है, तो बैड टू वर्स मतलब बेकार से और बेकार हो गया। अब बच्चों जब हमने देखा कि ये सारी प्रॉब्लम है, और एक चीज, हाँ यहाँ पे मैं और एक चीज यहाँ पे सितारा बना के मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके कारण सोशल इनइक्वालिटी जैसी बड़ा प्लानिंग हमारा फेल हो गया। ये वाला प्लानिंग जो उन्होंने किया था सोशल इनइक्वालिटी को कम करना है, तो ये तो फेल हो गया। तो गवर्नमेंट को क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ने सोचा, मतलब ये गवर्नमेंट को फोर्स किया, ये सिचुएशन गवर्नमेंट को क्या क्या कंपेल्ड मतलब बच्चों होता है फोर्स करना। ये सिचुएशन क्या क्या गवर्नमेंट को फोर्स किया टू ऑफर रिजर्वेशन इन जॉब्स एक्सेट्रा टू इकोनॉमिकल एंड सोशल वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये जो इनइक्वालिटी बढ़ गई ना दोनों रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस, तो इसको घटाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, एक रिजर्वेशन, जो आप जानते हो ना SC ST जॉब रिजर्वेशन, वो सारी चीजें किसको देना है, जो भी कंट्री के जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब जो भी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको क्या करना है, ये सारी फैसिलिटी देना है कि वो कहीं ना कहीं उठ पाए और एक रीच के स्टैंडर्ड में आ पाए। ठीक है, तो ये सिचुएशन गवर्नमेंट को क्या क्या फोर्स किया टू ऑफर रिजर्वेशन इन जॉब, कि जो भी वीकर सेक्शन है उनको क्या करो, रिजर्वेशन दे दो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और बताओ पॉइंट तो 5 ही थे जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, एब्जेक्ट पॉवर्टी, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, डिफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्क्यूड SKEWED स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग ने ये सारी चीजें देखी, जब बच्चों हम लोग ने ये सारी सिचुएशन देखी, ये जब हम लोग ने सारी सिचुएशन देखी प्लानिंग फेल होने की, तो सबसे 2 ही रीजन आया। प्रिंसिपल फैक्टर क्या था, 2 ही था जिसके कारण फेलियर, जो मतलब जितने भी प्लान थे वो फेल हुए थे, सिर्फ 2 ही रीजन था प्रिंसिपल फैक्टर, मतलब इंपॉर्टेंट 2 ही फैक्टर था जिसके कारण हमारे प्लान फेल हुए थे। पहला, लैक ऑफ सिंसेरिटी। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या फिर जो भी पीपल जिनको भी काम दिया गया कि प्लान को अच्छे से करना है, वो कहीं ना कहीं सिंसियर नहीं थे अपने काम के टुवर्ड्स। ठीक है, तो लैक ऑफ सिंसियरिटी मतलब वो कहीं ना कहीं सिंसियर नहीं थे अपने काम को लेकर, जिसके कारण हमारा प्लानिंग, जिसके कारण ये सारी सिचुएशन हो गई और प्लानिंग हमारा फेल हो गया। सेकंड चीज है बच्चों, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। कोई ऐसा लीडर मिला ही नहीं जो अच्छे से प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का मतलब यही है। तो 2 ऐसे कारण थे, 2 मेन कारण थे जिसके कारण जो मोस्टली प्लान थे, ये सारे प्लान ये मोस्टली फेल हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला है लैक ऑफ सिंसियरिटी और सेकंड है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। मतलब कोई बंदा, कोई लीडरशिप, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं था जो सारे प्लान को अच्छे से देख सके और इंप्लीमेंट कर सके। अब ये सारी प्लान तो बच्चों फेल हो गए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दिस लीड टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो बच्चों, मैंने आपको फीचर्स वाले इसमें एक चीज बताई थी, 1951 से 1991 के बीच का ये सारी सिचुएशन थी। ठीक है, ये सारी सिचुएशन थी, मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बता चुका है ये सारी सिचुएशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी
1991 को निकाली, ठीक है, इस साल के बाद, इस साल के बाद सर, इस साल के बाद इधर गया 1951 और 1991 के इसके बाद, ठीक है, इस साल में क्या क्या एक पॉलिसी निकाली, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां पे ये जितना भी सिस्टम था ना, इसमें बहुत सारा चेंजेस लाया गया, जिसके जो मैं आपको चैप्टर 6 में सिखाऊंगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जितने भी 1951 से लेकर 1991 तक ये सारी सिचुएशन हो गई बच्चों, लेकिन इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई पॉलिसी ला दी 1991 तक, ठीक है, जो कि चैप्टर 6 में मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें क्या हो गया, ये सारी पॉवर्टी कहीं ना कहीं से और कम हो गई, और जितनी भी सारी चीजें हैं जैसे डिफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें और कहीं ना कहीं चेंज होगी, जिसके बारे में मैं आपको चैप्टर 6 में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बच्चों बस इतना ही, ये चीज अच्छे से नोट कर लेना, जैसे जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से नोट करना, ठीक है। नोट कर लो बच्चों, पॉज करके, ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल समझानी है, और जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल बताया, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताया, तो ये आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।